नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं और बात करेंगे 15 संभाग 15 खबर की। क्या है आपके जिले की, आपके गांव की, आपके संभाग की खबर, सब बताएंगे। बात राजनीति जगत की भी होगी, बात आपके परिवार की भी होगी, बात आपके सेहत की भी होगी, साथ ही साथ गर्मी की भी बात होगी। तो आइए शुरुआत आज क्यों ना सेहत से की जाए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। पहला सुख है निरोगी काया, लेकिन निरोगी काया तब हो जब हर व्यक्ति ईमानदार हो। एक तस्वीर सामने आई है, जरा उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, स्टेशन पर कुछ मिलता है तो उसे खाते हैं। अक्सर ट्रेनों में आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, लेकिन जो जिसमें रखकर खाना खा रहे हैं, अगर वो सामान या वो पात्र या वो बर्तन जिसमें रखकर वो खाना खाया जा रहा है, अगर आपको बता दें कि वो झूठा है, उसमें कोई खा चुका है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तस्वीर सामने आई है, जरा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको एहसास हो। ये देखिए, इटारसी स्टेशन की ये तस्वीर है और इस तस्वीर में जहां पर लोग पानी पीते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, वहां पर क्या धोया जा रहा है? यहां पर ये डिस्पोजल धोए जा रहे हैं। ये वो डिस्पोजल है जहां पर बिरयानी रखकर या कुछ और दाल चावल जैसे खाने पीने के सामान रखकर यात्रियों को परोसा जाता है, उन्हें दिया जाता है और यात्री बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो में आप देखिए किस तरह से एक शख्स एक नल में उन सारे डिस्पोजल को धो रहा है जो इस्तेमाल हो चुके हैं। अब तक आपने बर्तन धोते हुए कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये पहली मर्तबा है संभवतः जहां पर डिस्पोजल धोए जा रहे हैं। ये कागज और पॉलिथीन होती है उसके ऊपर, उसके बनाए जाते हैं, एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद फेंक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फेंके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये भी फ्री में नहीं आते हैं, मार्केट में आते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं वेंडर को। लिहाजा इन पैसों को बचाने के लिए रास्ता क्या है कि इनको दोबारा से धोया जाए और रीयूजेबल बनाया जाए। ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, सेहत से जुड़ा हुआ सामने आया है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अधिकारी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, वो आप जरा सुन लीजिए। तो वो प्रतिक्रिया हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को, जो आप तस्वीर देख रहे थे, ये भी आपको देखना चाहिए। और सिर्फ ये भर नहीं है, एक जबलपुर की भी तस्वीर सामने आई थी और वो तस्वीर विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुई थी। जरा उस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। समोसे बन रहे हैं खुले में और यहां पर आप देखेंगे किस तरह से गंदगी के बीच समोसे बनाए जा रहे हैं। और ये वो वेंडर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। जबलपुर से ये तस्वीरें जब हमने आपको दिखाई तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस पर खा रहे हैं, कहां रखकर खा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आप इन तस्वीरों में ढूंढिए कि समोसे कैसे जमीन पर ही पड़े हुए हैं। बगल में आप देखेंगे गंदगी है, कढ़ाई न जाने कितने सालों से धुली हुई नहीं है। यहाँ पर जीआरपी की टीम पहुंची थी और हमारी टीम ने उनसे बात भी की थी। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान आप समोसे खा रहे हैं तो ये तय मान के चलिए कि आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि जबलपुर में आरपीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने अन्ना मोहल्ला में जब छापामार कार्रवाई की तो जो तस्वीरें निकल कर आई वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। क्योंकि इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां आरपीएफ की टीम, खाद्य विभाग की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। और ये देखिए, ये कढ़ाई में सब्जी रखी हुई है, 40-42 डिग्री तापमान के बीच में खुले में ये सब्जी बनाई जा रही है। ये जो तेल है, ये कम से कम 10 से 12 बार इस्तेमाल होने वाला तेल है। समोसे यहाँ पर खुले में पड़े हुए हैं। किस तरह की गंदगी के बीच ये खाना बनाया जा रहा है, ये तो एक अलग लापरवाही है ही। नियम भी ये है कि जो रेलवे में खाना बंटता है उसके लिए प्रॉपर एक अलग जगह होनी चाहिए, सेपरेट जगह होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। कहीं पर भी आप रेलवे में बांटे जाने वाला खाना नहीं बना सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। प्रमोद जी, ये प्रमोद जी का कार्ड देख लीजिए, ये रेलवे के, ये तो वैध है, आप अवैध नहीं हो। तो ये समोसे यहाँ कैसे बना रहे हो? यहाँ बना के लेके जाते हैं। यहाँ क्यों बना रहे हो? और इतनी गंदगी ने आपको नजर नहीं आती? आती सर, साफ सफाई करते हैं। जब अभी सवेरे तो था बनाए, जैसे सब लोग आप आ गए। यहाँ बना सकते हो क्या, आप ये बताओ? आप अगर वैध वेंडर हो तो आपको नियम तो पता होंगे। जी सर। क्या नियम है, असली नियम क्या है ये बताओ? वहीं मिलना चाहिए, कंटेन में। कहाँ बनना चाहिए? रेलवे की कैंटीन में बनना चाहिए। जी सर। आप कहाँ बना रहे हो? आउट में बना रहे हो, गलत कर रहे हो। जी। ये लोग क्या है, छोटे छोटे मोहल्ले में जहाँ पे हम लोग पहुँच भी नहीं पाते या पता भी नहीं चल पाता है, तो ऐसी जगह में ये लोग बसे हुए हैं। तो आज हमें सूचना, कल हमें शाम को मिली थी सूचना कि रेलवे में ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। जो ये अन्ना मोहल्ला है, यहाँ से ये सप्लाई हो रही है। क्या कमियां देखी यहाँ आपने, क्या कमियां? अभी तो लाइसेंस, मौके पे लाइसेंस नहीं है और ये प्रॉपर तरीके से ये
समोसे भी या सब्जियां जो हैं खाद्य पदार्थ नहीं बना रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल यही है कि अवैध वेंडर्स पर अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर यात्रियों को अच्छा भोजन मिल पाएगा, पौष्टिक भोजन मिल पाएगा, दूषित रहित भोजन मिल पाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो सुना आपने, अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पौष्टिक भोजन भी नहीं बन पा रहा है, दूसरी तरफ जिसमें परोसा जा रहा है वो भी साफ सुथरा नहीं है। इन दो तस्वीरों में आप लापरवाही की इंतहा देखिए, वेंडरों की मनमानी देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलती ये दो तस्वीरें जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर देने वाली है। जी, हमें भी ये सुबह से जो वीडियो की सूचना हमें भी प्राप्त हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इटारसी का है। तो हमने अपने वहाँ के जो सुपरवाइजर्स हैं उनको उसकी जांच रिपोर्ट भेजने का बोला है और वो जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है तो अगर पाया जाता है कि इस तरह का कोई कृत्य किया गया है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए, एक मौजूदा सवाल बड़ा जहन में है कि और कितना तपेगा नौतपा। गर्मी के चलते लोगों की हालत खराब हो रही है। भोपाल हो या ग्वालियर, इंदौर हो या मालवा के क्षेत्र का दूसरा इलाका, सभी जगहों पर हाल वही है। पसीना निकल रहा है, घर से बाहर निकलो तो ऐसा लग रहा है कि आग के बीच चल रहे हों। छत्तीसगढ़ का भी आलम यही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश के 37 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार है। मौसम विज्ञान ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आलम यह है कि राज्य सरकारें तक इस गर्मी से चिंतित हो चुकी हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश में भी गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश भर में पारा 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है। भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं, जबकि नौतपा की अभी शुरुआत ही हुई है। गर्मी से बेहाल एमपी, 46 जिलों में गर्मी से हाहाकार। 6 जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार। राजगढ़, शाजापुर, निवाड़ी, सागर, खजुराहो में पारा हाई। तो रतलाम, धार, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट। आलम यह है कि एहतियात नहीं बरता तो गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। इसी को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और लू का प्रकोप भी चल रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। खास गर्मी का समय चल रहा है, लू का भी एक वातावरण बना हुआ है। ऐसे में बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले और अपने जल स्रोत से भी अगर आसपास वालों को कोई कठिनाई में मदद मिल सकती है तो जरूर आप उपलब्ध कराइए। अपेक्षा कर रहा हूँ, पौधे, पशु पक्षी, प्राणी अलग अलग प्रकार से इस कठिन दौर में अपनी एक तरह से ये पूरे साल की परीक्षा होती है, तो हमारा संवेदनशील तरीका प्रकृति से जुड़ने का भी रहेगा। नौतपे के तीसरे दिन ही स्थिति रेड अलर्ट पर आ गई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं राजगढ़ सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आलम यह है कि सुबह 9 बजे से गर्मी का प्रकोप दिखना शुरू हो जाता है। दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देता है, तो रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलती। ऐसे में एहतियात ही बचाव का एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बचाव करिए, लेकिन हालत क्या है जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए कि गर्मी का हाल क्या है। मध्य प्रदेश की टॉप 10 हॉट सिटी की अगर बात की जाए तो राजगढ़ में पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस, शाजापुर में 46.6, गुना में 46.2। ये टॉप 10 हॉट सिटी के बारे में बता रहे हैं। खजुराहो में 46 है, सीहोर में भी 46 है, ग्वालियर में भी 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। भोपाल की अगर बात की जाए तो 45.4 डिग्री सेल्सियस ये तापमान की लिस्ट कल की है। आज के आंकड़े आना बाकी है, हो सकता है खबर बताते बताते आपके पास आ भी जाए। दमोह में भी 45 है, खंडवा में भी 45 है, खरगोन में भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। इन दिनों में रेड अलर्ट जारी किया गया इन जिलों में, रतलाम में, धार में और राजगढ़ में। यहां सबसे ज्यादा खतरा है, रेड अलर्ट जारी किया गया हीट वेव्स को लेकर, गर्मी को लेकर। उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन ये ऑरेंज अलर्ट वाले जिले हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात है
कि ऑरेंज अलर्ट को लेकर लोगों को बताया गया है। बड़वानी भी है इसमें, अलीराजपुर भी है, झाबुआ है, गुना है, शिवपुरी है और भिंड है। यहां पर गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। येलो अलर्ट कहां पर है ये भी देख लीजिए। भोपाल में, मंदसौर में, नीमच में, अशोकनगर में, ग्वालियर में यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ा सा कम होता है लेकिन गर्मी फिर भी यहां प्रचंड है। और साथ ही साथ दतिया, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और शहडोल यहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ का हाल देख लीजिए, यहां पर भी गर्मी कम नहीं है। रायपुर हो, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़, बालोद, यहां वो जिले हैं ये जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार, बेमित्रा और कबीरधाम में यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव को लेकर। तो ये हाल हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। इसका असर ये भी दिख रहा है कि पर्यटक भी कम होते जा रहे हैं। खजुराहो की अगर बात करें तो यहाँ पर गर्मी से पर्यटन में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, गिरावट दर्ज की गई है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में गर्मी की वजह से पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, सड़कें सूनी हैं, मंदिर सूने हैं, पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने से लोग गर्मी से बेहाल हैं। सड़कों और मंदिरों में सन्नाटा दिख रहा है। कि सारे मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। देसी विदेशी पर्यटक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का ग्रहण करें और मौसमी फल फ्रूट्स खाएं और बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और बीमार या लपट लगने का बहुत डर रहता है। तो इंसान बेजुबान जानवर भी इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। कोरबा में हीट स्ट्रोक का शिकार हुए तेंदुए की मौत हो गई। कोरबा के एतमा रेंज के कोना कोना में जो गांव का नाम है, वन विभाग को एक सुस्त हालत में तेंदुआ मिला, जिसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान तेंदुए की मौत हो गई। तो इंसान की भी जान जा रही है, जानवरों की भी जान इस गर्मी से जा रही है। तो हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ तेंदुआ। तो हीट स्ट्रोक का शिकार लगातार यहां पर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया। सीधे हम ग्राउंड पर चलते हैं और हमारे साथ भोपाल से, उज्जैन से संवाददाता जुड़ रहे हैं, रायपुर से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे रायपुर का। हमारे साथ रवि मिरी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाल हमने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रवि, जरा बताइए क्या हाल है छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार हीट वेव बढ़ते ही जा रहे हैं और जो ग्रीष्म लहर है उसके लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 28, 29, 30 को भी यही हाल रहने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख शहर हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये 3 संभागों में सबसे ज़्यादा गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में हो जा रहा है। इसके बाद मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दोपहर के वक्त, खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लोगों को यह सुझाव दिया जा रहा है कि आप इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करिए, बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त ही ग्रीष्म लहर के चपेट में आने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी नुकसान प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि खासकर दोपहर के वक्त में लोगों को घर में रहने का सुझाव दिया जा रहा है। दोपहर के समय अगर लोग निकलेंगे तो बीमार पड़ेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर भी जुड़ गए भोपाल से। श्याम, जरा बताइए, क्योंकि भोपाल हो या फिर इंदौर, ग्वालियर हो या फिर बड़वानी या फिर निमाड़ का पूरा क्षेत्र, लगातार गर्मी से लोग परेशान हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने विवेक, लगातार जो है गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भोपाल, इंदौर में इससे पहले 20 साल 30 साल पहले जिस तरह की गर्मी एक आध बार रिकॉर्ड की गई थी, इस बार रिकॉर्ड की जा रही है। खास बात यह है इस गर्मी के रातें भी गर्म हैं, यानी रातों में जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसलिए 24 घंटे ही गर्मी से जूझ रहा है इंसान। गर्मी से जूझ रहा है। हमारे साथ संतोष कृष्णानी भी जुड़े हुए उज्जैन से। संतोष, जरा बताइए, उज्जैन में भी पारा 44-45 के आसपास चल रहा है। 9 तपा का आज तीसरा दिन है, लेकिन ये दिन काफी भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, मालवा अंचल का जो उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी जो
भीषण गर्मी है वो अपने पूरे प्रकोप पर है। 44 डिग्री सेल्सियस है और रात के तापमान की बात करें तो 30 से 31 तापमान रहता है और इसमें पूरे दिन की बात करें 24 घंटे में ही भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ा। और घरों की बात करें तो घरों से जो छोटे छोटे बच्चे उनको घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर कोई बाहर से निकलता है खेलने करने जाता है, क्योंकि वैकेशन का समय तो बच्चे जिद करते कि हम बाहर खेलने जाए, ऐसे में लू की चपेट में ना आए, इसीलिए घरों से भी बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। संतोष जी जरूरी भी है क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, अगर वो घर से बाहर निकलेंगे इस भीषण गर्मी में, बड़ों का बुरा हाल है, तो बच्चे के साथ तो आप देखिए क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और आइए बात करते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी 4 जून में वक्त है तकरीबन 8 दिनों का। लोकसभा के लिए वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, केवल एक चरण का समय बाकी है जो कि दूसरे राज्यों में होना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईवीएम को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता शंका जाहिर करने लगे हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग को ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि संज्ञान इस पर उन्हें लेना चाहिए। उधर बीजेपी पलटवार कर रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद अब हर किसी को इंतजार है तो 4 जून का, जब प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा। लेकिन अब भी कांग्रेस की ईवीएम को लेकर जो शंका है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही थी और अब जब मतगणना में कुछ ही समय बचा है तब भी कांग्रेस लगातार ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जाहिर कर रही है। और इस बार ये मोर्चा संभाला है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने। उन्होंने संदेह जाहिर करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए PIL दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस की इस आशंका पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी पहल की और PCC चीफ दीपक बैज के बयान को हार का बहाना बताया है और कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। विपक्षी दल देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस लगातार ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती आई है। पार्टी ने हमेशा से ही ईवीएम को बीजेपी के लिए जीत की मशीन बताया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कांग्रेस का ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र की रक्षा की चिंता है या फिर हार का डर, ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आइए इस खबर पर जरा जानकारी लेते हैं। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए सीधे राजधानी रायपुर से। खोमन, जरा बताइए, ईवीएम को लेकर अभी तो वक्त है, इस पर बात की जाए या अभी से कांग्रेस इस पर जोर देना चाह रही है ताकि परिणाम पर अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो कम से कम ये कह तो सकें कि ईवीएम पर हम पहले ही कह रहे थे कि ठीक नहीं है। देखिए विवेक, विधानसभा का चुनाव जब से चल रहा है तब से ही कांग्रेस पार्टी ये कहते हुए नजर आई कि बैलेट पेपर से चुनाव निर्वाचन आयोग को करना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात सामने आ रही, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 24 घंटे में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, 6-7 दिन क्यों लग जाता है। इसी को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि ईवीएम पर छेड़खानी हो सकती है, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि 4 जून को परिणाम आना है, उसके पहले इस तरीके के कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही कि हार के डर को देखते हुए इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी जो है वो कर रही। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी के पास एक हथियार भी होगा विवेक की किस तरीके से जो है ईवीएम पर छेड़छाड़ की जा रही है। हथियार होगा या फिर अगर रिजल्ट में कांग्रेस को कुछ खुशी वाले पल आते हैं तो फिर कांग्रेस क्या इसी तरह से ईवीएम पर दोष देगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे।
मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या पूरा देश हो, बीजेपी में कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता शामिल हुए और मध्य प्रदेश में भी यही सिलसिला चला था। बाकायदा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, कई सारे नेता बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस से आकर। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आ तो गए, पार्टी भी बदल ली, लेकिन भविष्य क्या है राजनीतिक? क्योंकि जो पहले से बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, उनकी ही राजनीति उतनी दाल नहीं गल पा रही है शायद, इसलिए उनको हटा के दूसरे नेता को मौका दिया जा रहा है। अब जब कांग्रेस से नेता आ गए हैं तो फिर उनका क्या होगा भविष्य में, यही मंथन शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले न्यू जॉइनिंग टोली ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया था। अब चुनाव के बाद भाजपा में दल बदलुओं का भविष्य तय होगा। नतीजे के बाद निगम मंडल में एडजस्टमेंट और संगठन में उनकी भूमिका तय की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बीजेपी में जगह देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को ही भाजपा ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें स्टार प्रचारक तक बना दिया गया। हालांकि उनके समर्थकों को कोई जिम्मेदारी बीजेपी ने नहीं दी। इंदौर से संजय शुक्ला समेत तमाम बड़े नेताओं को उनके क्षेत्र में ही बीजेपी की तरफ से कोई कामकाज नहीं दिया गया। ऐसे ही कई और बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल तो जरूर हो गए हैं, लेकिन पार्टी के लिए अभी भी अछूते जैसे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो सभी परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और देश को विकसित बनाने की अवधारणा के साथ शामिल हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सभी नेताओं को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देगी और पार्टी में एक नीति रही है कि प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त नेता कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी के लिए कार्य और सम्मान है। देखिए, ये मैं आंकड़ेबाजी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन खुद भाजपा के नेता कह चुके हैं कि कोई सूखा कचरा है, कोई गीला कचरा है, कोई मेडिकल वेस्ट है। तो चुनाव के बाद जो है वेस्ट को खाद बनाकर रखा जाएगा और ये खाद कांग्रेस के ही काम आएगी, भाजपा के कोई काम नहीं आएगी। भाजपा का कहना है कि चुनाव के नतीजे के बाद संगठन में नेताओं को जगह दी जाएगी। उनके कामकाज के आधार पर बीजेपी सभी को प्राथमिकता देगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस से गए बीजेपी में नेता खाद की तरह हैं, बाद में वही खाद कांग्रेस के काम आएगी। चुनाव नतीजे के बाद ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी में मौजूद कार्यकर्ता कितने ताकतवर साबित हुए हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं की आखिर क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर फैसला होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस से आए हुए नेता हावी न पड़ जाएं। ऐसे में बीजेपी को जरूर आपसी तालमेल बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। खुद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको रद्द करने की मांग इस याचिका के माध्यम से की गई है। आपको याद होगा, इमरती देवी को लेकर जीतू पटवारी का जो बयान था, विवादित बयान हुआ, उसके बाद फिर काफी वायरल भी हुआ, एफआईआर भी दर्ज कराई थी इमरती देवी ने। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। इमरती देवी ने डबरा थाने में यह केस दर्ज कराया था। हमने मुख्य रूप से यह कहा कि जीतू पटवारी जी द्वारा इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे किसी भी महिला की लज्जा जो है वह भंग हो सकती है, और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है, 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया है। उधर एमपी में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अफसर से पहले विभागीय मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तत्काल मंत्री की भूमिका को लेकर जांच करते हुए पहले उन्हें हटाया जाए। सिंघार के बयान को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है और बीजेपी का कहना है कि इस मामले में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह मौन क्यों हैं, देखिए। नर्सिंग घोटाले के बारे में मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहता हूं कि इसके मंत्री थे विश्वास सारंग और उनके कार्यकाल के अंदर ये पूरी घटना घटी है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा दिला के जांच कराना चाहिए।
अगर विश्वास सारंग या उनकी जो कमेटी थी, क्या उन्होंने मापदंड कभी देखे नहीं? आज वहाँ के बच्चे जिनको आज बगैर ट्रेनिंग के डिग्रियां दी जा रही है, तो ऐसे क्या फर्जी नर्स अगर आप भर्ती होंगे तो एक मरीज का क्या होगा, एक आम परिवार के उनका क्या होगा, और उन बच्चों के भविष्य का भी क्या होगा जिनको नर्सिंग कॉलेज के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इस पर जुडिशरी जांच होना चाहिए। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि इस मामले को उमंग सिंगार जी बार बार उठा करके अपने ही नेता जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को घेरना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक दोनों ही नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक और कांग्रेस का ही मीडिया विभाग, उसके अपने नेता प्रतिपक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी की चुप्पी संशय पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राज्य सरकार के रूप में हमने एक निष्पक्ष जाँच कमेटी गठित की है, वह जाँच कर रही है। CBI अपने स्तर पर लगातार जाँच कर रही है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग गठन करने की बात कही है। उधर इंदौर में कांग्रेस ने ईडी के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, इंदौर नगर निगम ड्रेनेज घोटाला, ESP घोटाला, मेडिकल कॉलेज घटिया निर्माण घोटाला को लेकर यह प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इन सभी घोटाले को ईडी से जांच करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात होगी आपके नौनिहालों के स्कूलों की। आप भी इस परेशानी से हो सकता है जूझते हो कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो आपसे कहते हो कि फलानी दुकान पर ही जाना, वहीं पर आपके बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलेगी, वहीं से स्टेशनरी मिलेगी, या फिर फीस बढ़ोतरी को लेकर आप परेशान होते हो। ये रोना हर परिजन का है, हर पेरेंट्स का है। जबलपुर में लेकिन प्रशासन सख्त है और 1-2 नहीं 11 स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की गई है। 9 थानों में FIR हुई है। इतना बड़ा एक्शन हुआ है कि संभवतः स्कूलों के मामले में प्रशासन की कार्रवाई का यह बड़ा एक्शन माना जाए। जबलपुर से पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ी चोट की है। पिछले 2 महीने से चल रहे एक विशेष अभियान के तहत स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन सख्ती से एक्शन ले रहा है। खास तौर पर स्कूलों की किताबों को लेकर मिल रही शिकायतों पर जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि निजी स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं की सांठगांठ से पेरेंट्स को लूटने का काम किया जा रहा था। अब बड़ी खबर यह है कि 11 स्कूलों के संचालकों के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की गई बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निजी स्कूलों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के खेल का खुलासा किया है। कलेक्टर का कहना है कि जबलपुर जिला प्रशासन के पास निजी स्कूलों की मनमानी, फीस वृद्धि और निश्चित दुकान से ही यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की खरीदारी का दबाव बनाने की शिकायतें सामने आ रही थी। एक शिकायत तो ये कि फीस की बड़ी अनुचित वृद्धि की जाती है और मनमानी फीस वसूल की जाती है। दूसरी शिकायत ये आती है कि पुस्तकों के मामले में, स्टेशनरी के मामले में और यूनिफॉर्म के मामले में मनमाने दामों पर खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है और कुछ खास लोगों से लेने के लिए ही दबाव बनाया जाता है। मोटे तौर पर पिछले, आपको याद होगा, लगभग 50-55 दिन हो गए हैं जिनके बीच से हम जांच कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच में हमारी जांच पूरी रही है। ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 9 थानों में 11 FIR दर्ज कराई है और 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सारी कार्रवाई फीस बढ़ोतरी, बुक पब्लिकेशन और स्कूल की मोनोपोली को लेकर हुई है। करीब 9 थानों में 11 FIR हुई है। इसमें 420, 409, 468, 471 IPC में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। 11 स्कूलों ने 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस वसूल की थी। इन स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल, स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, चैतन्य स्कूल, सेंट अलोयसिस स्कूल सालीवाड़ा, सेंट अलोयसिस स्कूल घमापुर, सेंट अलोयसिस स्कूल सदर, क्राइस्ट चर्च स्कूल घमापुर। इस पूरे मामले में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही फीस वापसी को लेकर कलेक्टर ने अभिभावकों को रास्ता भी बताया है, जिसमें अभिभावक जिला प्रशासन के पास आवेदन कर अपने खाते में फीस की वापसी करा सकते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में नजीर भी बनेगी और दूसरे स्कूलों की मनमानी पर रोक भी लगेगी।
विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। तो ऐसी कार्रवाई की सख्त जरूरत है। अगर प्रशासन सख्त होता है तो फिर ये नकेल लगाई जाती है, नकेल कसी जाती है उन स्कूलों पर जो कि अपनी मनमानी करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से सीधे। दुर्गेश, बताइए, इतना बड़ा एक्शन लिया गया है जबलपुर के प्रशासन ने, जो सख्त कार्रवाई की है, ये कार्रवाई अगर हर जिले में होगी तो स्कूलों की मनमानी रुक जाएगी? निश्चित तौर पर सुमित, और राहत मिलेगी उन अभिभावकों को जो अच्छे और बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना देखते हैं और दिन रात मेहनत करके पाई जोड़कर अस्पतालों की मनमानी फीस भरते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में आज जबलपुर जिले में जो हुआ वो पहली बार हुआ है। निजी शिक्षा व्यवस्था पर हथौड़ा मारने का काम जबलपुर जिला प्रशासन ने किया है और इसकी कवायद पिछले 2 महीनों से लगातार चल रही थी, जब से लगातार जिला प्रशासन के पास स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर शिकायतें पहुंच रही थी। पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों की मिलीभगत की शिकायतें पहुंच रही थी। इस तरह की शिकायत पहुंच रही थी कि निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो एक निश्चित दुकान पर जाकर ही यूनिफॉर्म खरीदें, स्टेशनरी खरीदें, पुस्तकें खरीदें, कॉपियां खरीदें। और इस बात की शिकायत जब लगातार पहुंची तो जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन शुरू किया। कमेटियां बनाई, निजी स्कूलों के साथ बैठकें की, निजी स्कूलों के संचालकों के साथ लगातार 2 बार बड़ी बैठक हुई। ये सारी कमेटी और जांच पड़ताल करने के बावजूद ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन खबर ये आई थी, जो आपने हमें बताया, कि सुबह सुबह ये गिरफ्तारी कर दी गई। तड़के सुबह सुबह जो है 5-6 बजे के आसपास अरेस्टिंग की गई। ये इतनी जल्दबाजी सुबह सुबह क्यों थी? क्या प्रशासन ये संदेश देना चाह रहा है कि स्कूलों की मनमानी अब किसी भी हद पर नहीं चलेगी? विवेक, इसकी स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख चुकी थी। कार्रवाई भले आज सुबह हुई है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि जब जिला प्रशासन इस पूरे मामले की गहराई तक पहुंचा तो वो भी हैरान हो गया। लेकिन जबलपुर के जिन 11 स्कूलों पर यह कार्रवाई की है, आप विश्वास करें कि इन 11 स्कूलों ने 2018 के बाद अपनी मनमानी फीस बढ़ाई है और यह फीस 50% तक ज्यादा है। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में ही इन 11 स्कूलों ने जबलपुर के 21,000 बच्चों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए की वसूली की है। विवेक, ये वाकई इस बात की ओर इशारा करता है कि किस हद तक ये निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू। बिल्कुल, और ये मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए दुर्गेश, और लगाम लगी है। अगर जिला प्रशासन जो सख्ती दिखा रहा है, यही सख्ती हर जगह दिखाई जाएगी तो निश्चित तौर पर यही मनमानी रुक जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उधर ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी का एक अजीबोगरीब आदेश अब टीचर्स के लिए मुश्किलों भरा हो गया है। शिक्षकों की ड्यूटी इस भीषण गर्मी में पता है आपको क्यों लगा दी गई है और कहां लगा दी गई है? टीचर्स जो शिक्षक हैं उन्हें भिखारियों को खोजने में लगा दिया गया है। इस आदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग का ये अभियान है, इसलिए जो शिक्षक हैं उनको इसमें अपनी ड्यूटी करनी है। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश पर अपनी नाराजगी भी जताई है और ये पहली मर्तबा नहीं है। ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश हमेशा सुर्खियां बटोरता है और इस तरह से शिक्षकों की नाराजगी समय समय पर सामने आती है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सोमवार दोपहर को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया, कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एमबीए फर्स्ट ईयर के ये स्टूडेंट्स 60% पेपर गलत आने पर और परीक्षा के एक दिन पहले पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर आने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिस भी प्रोफेसर ने ये पेपर सेट किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि आगे से इस तरह की गलतियां ना हो। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और धान खरीदी के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी की होती है। लेकिन हो ये रहा है कि मुंगेली में लोरमी विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र में गुरुवाइन डबरी में जो धान खरीदी हुई और जब उसको चेक किया गया कि कितनी धान रखी हुई है, कहां पर उसको पहुंचना था उतनी पहुंची है या नहीं पहुंची, तो 2000 क्विंटल से ज्यादा की धान गायब मिली है। जिसके बाद कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई। पूरी खबर देखिए। मुंगेली जिला मुख्यालय के गुरुवाई डबरी धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी रामदास बंजारे के खिलाफ एक साथ 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। उपार्जन केंद्र में रामदास बंजारे द्वारा धान के उठाव में
सहयोग नहीं किया जा रहा था और अनियमितताएं की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर खरीदी केंद्र में अनियमितताओं की जांच कराई गई, जिसमें 2000 क्विंटल से ज्यादा धान कम पाया गया और किसानों से बारदाना लेना समेत कई दूसरी अनियमितताएं भी पाई गई। शिकायतों के बाद कलेक्टर ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए टीम भी बना दी है। लोरमी एसडीएम गिरधारी लाल यादव ने बताया है कि जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं। कुल मिला के ये है कि ये इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है और रामदास बंजारे द्वारा दो तीन चीज़ें जो बताई गई, पहले राइस मिलर का बताया गया, फिर बोला मैं किराए पे नहीं लाया हूँ, तो कहीं न कहीं ये संदिग्ध है। उधर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं हितेश श्रीवास ने बताया है कि धान खरीदी प्रभारी गुरुवाइन डबरी में रामदास बंजारे ने 55,972 क्विंटल धान खरीदी थी। 47,773 क्विंटल धान को नियत जगह पर पहुंचा दिया था, लेकिन 2,000 क्विंटल धान का हिसाब नहीं मिला। गुरुवाइन डबरी में यह तथ्य सामने आया था कि एक गाड़ी जो है बिना डीओ के लोड की जा रही है। जैसे हमको इसकी सूचना मिली थी, हमने थाना में सूचना दी थी और उसके बाद एक ज्वाइंट टीम जांच के लिए गठित की थी। उन्होंने अभी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने श्याम राइस प्रोडक्ट एक गाड़ी को ये पाया है कि वो बिना डीओ के धान लोड कर रही थी। उधर जिस संस्था की तरफ से धान की खरीदी की गई थी, उसके प्रभारी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। 5 तारीख को ये घटना ये हुआ था कि मैं अपने विभागीय काम से वहाँ से ऑफिस से शिफ्ट कर रहा था, तो सुबह गया तो देखा कि एक बरेला का गाड़ी आया हुआ था जो बिना डीओ आरओ का लोड होकर खड़ा है। बिना डीओ की गाड़ी लोड कैसे है? अब उस संबंध में प्रभारी रामदास ही बता पाएंगे। हाँ ना, इस संबंध में मेरे को लगा कि गलत हो रहा है, ये महसूस हुआ तो मेरे द्वारा अधिकारियों को सूचना किया गया। कुल मिलाकर 2095 क्विंटल धान सुनने में जरूर कम लग रहा होगा, लेकिन इसकी कीमत 6.5 लाख के करीब है। प्रशासन की मुस्तैदी से ये चोरी तो पकड़ में आ गई, लेकिन जांच का दायरा बढ़ाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और रामदास बंजारे बनकर धान खरीदी में गड़बड़ी कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और भीषण गर्मी में जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनको भी परेशानी दोहरी हो रही है। एक तो बीमारी, ऊपर से गर्मी, और उनके साथ आए जो तीमारदार हैं वो भी इस गर्मी में बीमार हो रहे हैं। खबर उज्जैन से है, जहां पर जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते मरीज भी परेशान हैं, तीमारदार भी परेशान हैं, महिलाएं भी परेशान हैं। देखिए, उज्जैन का सबसे बड़ा जिला अस्पताल आज अपनी हाल पर रोता हुआ नजर आ रहा है। एक तो भीषण गर्मी का प्रकोप है, जहां खचाखच मरीजों से जिला अस्पताल भरा हुआ है, तो वहीं मरीज अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती हो रहे हैं, लेकिन गर्मी से बुरा हाल है। मरीजों ने बताया है कि जिला अस्पताल में भीषण गर्मी सता रही है। अस्पताल में पंखे तो लगे हैं, लेकिन पंखों की हवा गर्मी दूर नहीं कर पा रही। इसलिए कुछ मरीज अपनी सुविधा के लिए घर से भी पंखे लेकर आ रहे हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिले। उधर महिला शौचालय में दरवाजा ना होने से भी महिलाओं को परेशानी हो रही है। पंखा, कूलर, मतलब पंखा बहुत मद्दा चलता है, गर्मी लगती है, अपनी तरफ से अपनों को लाना पड़ता है। हमको आज तीसरा दिन हो गया। लेटरिन बाथरूम की परेशानी है और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। पंखा भी घर से लेके आए हैं और लेटरिन बाथरूम में भी सुविधा नहीं है, और क्या देखें, ये गंदगी है बस, और क्या है। विस्तार न्यूज की टीम ने जब कलेक्टर को इस मामले की जानकारी दी, तो कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सीएमएचओ को तुरंत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ऐसी कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, उसके बारे में सिविल सर्जन को निर्देशित किया जा रहा है कि वो जो है प्रॉपर व्यवस्थाएं गर्मी के हिसाब से भी वहाँ पे बनाएं, ताकि अव्यवस्था ना हो और जो लोग आ रहे हैं इलाज कराने उनको कोई परेशानी ना हो। उज्जैन के सबसे बड़ा जिला अस्पताल की लापरवाही और लचर व्यवस्था यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। जो जिला अस्पताल में महिला वार्ड है, वहाँ पर शौचालय जो बना हुआ है, खास बात यह कि महिलाओं के लिए जो शौचालय बनाया है, वहाँ पर पूरी तरह दरवाजे जो हैं वो टूटे और गायब नज़र आए हैं। आखिर महिला जो है मरीज हैं, महिला के जो रिश्तेदार आते हैं, आखिर शौच करने या शौचालय का उपयोग करने कैसे जाएं? ऐसे में महिलाओं को डर रहता है, कोई अचानक अगर कोई पुरुष अंदर घुस आया तो हमें शर्म के कारण मुंह दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरह खोखले नज़र आ रहे हैं। और ख़ास बात करें कि जिस प्रकार उज्जैन में भीषण गर्मी का प्रकोप जो है, जिला अस्पताल में अगर कोई मरीज़ आता है तो उनके साथ उनके जो रिश्तेदार हैं या जो परिजन हैं वो यहाँ पर अपने पंखे लेकर आते हैं, पानी पीने का लेकर आते हैं। उनको यहाँ पर व्यवस्था के नाम से पूरी तरह जो जिला अस्पताल की जो लच्चर व्यवस्था है वो सामने नज़र आ रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।
और अगली खबर खंडवा से है, जहां पर जल संकट को लेकर कांग्रेस ने कोतवाली पहुंचकर स्थानीय नगर निगम के खिलाफ एफआईआर की मांग की। इतना ही नहीं, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मल्लू राठौर मोबाइल टावर पर चढ़ गए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। मल्लू राठौर जब मोबाइल टावर पर चढ़ गए, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये टावर पर दनदनाते हुए चढ़ते हुए कोई आम व्यक्ति नहीं, ये नेता प्रतिपक्ष हैं। मल्लू राठौर का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी वो टावर से नीचे नहीं उतरेंगे। पिछले 5 दिनों से शहर में जल संकट गहराया हुआ है। नर्मदा जल परियोजना में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन टावर पर बैठे इन नेताजी को देखिए जो एफआईआर को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं। टावर पर चढ़ गए हैं। नर्मदा जल परियोजना में कथित करप्शन का आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, नहीं तो टावर से नीचे नहीं उतरूंगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। सवाल के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर एक कार्टून वार किया। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने एक पोस्टर डाला जिस पर कांग्रेस को नक्सलवाद को लेकर घेरा गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर लगातार सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। प्रदेश में जहां बीजेपी नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने आज एक पोस्टर सोशल मीडिया एक्स पर जारी करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। पोस्टर में लिखा है कि नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेस ही अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट करते हुए नक्सलवाद का खात्मा करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, हमारी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। वहीं बीजेपी द्वारा जारी पोस्टर को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का रुख नक्सल उन्मूलन के अभियान पर रहा है। 5 साल में कांग्रेस ने नक्सल को पाला पोसा। जब कार्रवाई हो रही है, इस दौरान ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को पाला पोसा और जब कार्यवाहियां हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये स्पष्ट है। और इसे लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के इन कृत्यों को देख रही है और यही कारण है कि कांग्रेस हाशिए में जाती जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार बीजेपी मंचों से बयान दे रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टाइमलाइन जारी कर नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। वहीं बीजापुर जिले में हुए नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर सोशल मीडिया में पोस्टर भी जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी के पोस्टर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को केवल अपनी दुकान चलाना आता है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। डिवाइड एंड रूल का काम बीजेपी करती है। उसी नीति पर आज बीजेपी चल रही है और देश को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का देश के राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी दुकान चलाने आता है। मुझे ये बता दें, इस तरह की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इनका देश के आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा है क्या? हमारी पार्टी ने देश को आज़ाद कराने का काम किया, देश का नवनिर्माण का काम किया है। अब ये तो धोखे से सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन जब जनता समझ जाती है तो इनको उखाड़ फेंकती है। नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में हमेशा सियासत होती आई है। सत्ता में बैठी पार्टी हमेशा नक्सलवाद के खात्मे का दम जरूर भरती है, लेकिन नक्सलवाद पर अब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। इस बार सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दावों के बाद जहां जवान नक्सल इलाकों में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि नक्सलवाद के मोर्चे पर सफलता कब मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ चला जा रहे ऑपरेशन में आप सियासत महसूस कर सकते हैं। सियासत हो रही है, हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। उधर नक्सली कितने खतरनाक हैं ये भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सियासत है कि खत्म नहीं होती। नारायणपुर में भी एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद्र मांझी को नक्सलियों ने फिर से जान से मारने की धमकी दी। उनके भतीजे कोमल मांझी की नक्सली पहले ही हत्या कर चुके हैं। वैद्यराज मांझी
50 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज करते रहे हैं। नक्सलियों के डर के चलते हेमचंद्र मांझी ने सरकार को पद्मश्री वापस लौटाने और इलाज बंद करने का फैसला ले लिया है। 6 महीने से नक्सली के डर के चलते वो अपना गांव भी छोड़ चुके हैं और शहर में रह रहे हैं। तो एक तरफ नक्सली लगातार धमकी दे रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बल उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या वो सरेंडर कर रहे हैं, तीसरी तरफ सियासत भी हो रही है। नारायणपुर में नक्सलियों ने जमकर उत्पात भी मचाया। 2 बीएसएनएल के टावर को आग के हवाले कर दिया, साथ ही साथ बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि नक्सलियों ने जहां पर उत्पात मचाया था और जो उन्होंने बैनर पोस्टर लगाए थे उसको लेकर सुरक्षा बलों को जानकारी दे दी गई है। तो हम आपको ये 3 खबरें एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ नक्सलियों का डर है और तीसरी तरफ नक्सलियों का उत्पात जो लगातार सामने आता रहता है। नारायणपुर में भी ये खबर सामने आई जहां पर बीएसएनएल के टावर को आग के हवाले कर दिया गया। गुजरात के राजकोट में जिस तरह से आगजनी हुई और उसके बाद 27 लोगों की मौत हुई, उज्जैन के जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी के कितने उपाय हैं, विस्तार न्यूज ने आज इसका रियलिटी चेक किया है। उज्जैन के चरक भवन में यहां पर पहुंचने पर आग बुझाने के संसाधन लगे हुए हैं। स्टाफ और यहां के मैनेजमेंट से जब विस्तार न्यूज ने जांच पड़ताल की तो उनका कहना है कि हर महीने हम फायर सेफ्टी के स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते हैं और हर फ्लोर पर फायर सेफ्टी के उपाय के यंत्र लगे हुए हैं ताकि अगर इस तरह की कोई भी घटना हो तो उससे निपटा जाए। हमारे यहाँ फायर सेफ्टी पूरा सिस्टम लगा हुआ है और उसको हमारे जो क्वालिटी वाले हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम उसको चेक करते हैं कि बराबर ये चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो भी देखा जाता है। फिर तीसरा क्या है कि हमारे हर फ्लोर पे सीढ़ियाँ हैं और हमने सबको जो है प्रशिक्षित कर रखा है कि यदि आग लगती है तो कभी भी लिफ्ट से न जाएं, सब लोग जो है सीढ़ियों से नीचे उतरें और उसके लिए पूरी एक टीम लगी हुई है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कि हमारे को आगामी यदि कुछ ऐसा होता है तो हमारे को किस तरह से जो है उसका सामना करना है और किस तरह से सुरक्षित रहना है। भीषण गर्मी होते से ही आगजनी की घटनाएं ज़्यादा हो जाती है। इसी को लेकर जिस प्रकार जो गुजरात में भी हमने देखा आगजनी की घटना हुई है, इसमें कई लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी एक अस्पताल में 7 से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, भीषण आग की चपेट में आ जाते हैं। और उसी प्रकार उज्जैन का जो सबसे 7 मंजिला चरक भवन बना हुआ है, यहाँ पर फायर एक्सटेंशन लगा हुआ है। किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ के इंतज़ाम है कि नहीं है और यहाँ पर पूरे अस्पताल में जो पानी की सेफ्टी है, जिस प्रकार अगर आगजनी की घटना हो जाती है उसको कैसे काबू पाया जाए, उसको यहाँ पर अभी हमने डेमो भी लिया है। और ये जो बंदे हैं इन्होंने डेमो करके दिखाया है। किस प्रकार का आपने डेमो दिया है, अगर आगजनी की घटना होती है तो कैसे काबू पाया जाए? आगजनी अगर घटना होती है तो जैसे कि कहीं भी आग लगती है तो अपने यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। अगर आग ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका 68 डिग्री टेम्परेचर होता है स्प्रिंकलर सिस्टम का, वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। 4.5 kg प्रेशर वो फुहार छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक जहाँ पे आग लगी हुई नीचे नीचे की आग पूरी बुझा देगा। लोगों का ट्रेनिंग कैलेंडर बना हुआ है, इसके लिए हम समय समय पे मॉक ड्रिल्स करवाते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह का डेमो भी करवा के बताते हैं और ट्रेनिंग प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं ताकि कोई भी स्टाफ छूटे नहीं, इससे सारे स्टाफ को ट्रेनिंग मिले। तो जैसे ही टेम्परेचर 68 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है स्प्रिंकल्स बर्स्ट हो जाते हैं और ये पूरा टाइम चलता रहता है। और एक फायर एक्सटेंशन और दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर जो बड़े वाले पाइप लगे हुए हैं इसको भी इन्होंने चालू करके दिखाया है। जो यहाँ पर आग बुझाने की जो संसाधन हम उसको भी दिखाना चाहते हैं। ये जो पूरा पाइप है इसको उन्होंने चालू करके दिखाया और चालू करने के बाद ही इसका जो पानी का प्रेशर है वो पूरी तरह यहाँ पर दिखाई दिया। अगर आगजनी की घटना होती तो चरक भवन में आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो उज्जैन से हमने आपको रियलिटी चेक दिखाया है। उधर ग्वालियर में भी मॉल, गेम जोन, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, अस्पताल के साथ मार्केट में फायर मॉक ड्रिल किया जाएगा। गुजरात के राजकोट से ये सबक लेते हुए जहां पर 27 लोगों की मौत हो गई थी, एक निर्णय लिया गया है प्रशासन की तरफ से। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ये कोशिश की जाएगी कि मॉक ड्रिल करके ये जाना जाए कि स्थिति क्या है और ये प्रक्रिया 30 दिन तक चलेगी मॉक ड्रिल की और साथ ही साथ फायर ट्रेनिंग की 1 दिन पहले या 4 घंटे पहले जानकारी उस स्थान पर दे दी जाएगी।
धार में एक बहुचर्चित नर्सिंग छात्रा के सुसाइड करने की कोशिश का मामला सामने आया था। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। डीआरपी लाइन में नर्सिंग छात्रा द्वारा सुसाइड केस का पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया है। छात्रा के सुसाइड करने की कोशिश में जब पुलिस ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉलेज के टीचर के बयान लिए, तब जाकर जांच सामने यह आया कि छात्रा ने अपने प्रेमी के 1 महीने पहले हुई शादी से आहत होकर अपने ऊपर यह सुसाइड अटेम्प्ट किया था। साथ ही साथ लेकिन उसने अपने बयान में आरोप नर्सिंग कॉलेज और एक टीचर पर लगा दिए थे, जो कि जांच में फर्जी निकले हैं। छात्रा और विनोद के बीच प्रेम प्रसंग था। अपना रिश्ता छुपाने और बदनामी के डर से यह झूठा बयान दिया गया। पुलिस ने अब इसका खुलासा किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ई रिक्शा में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आए दिन बेलगाम ऑटो चालकों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन अब इस पर लगाम लगने वाली है। दरअसल यातायात पुलिस ने इसे रोकने और यातायात की व्यवस्था को सुगम करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा चालक अब अपने घर से 15 किलोमीटर के दायरे में ही वाहन चला पाएंगे। यातायात पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। साथ ही अलग से ई रिक्शा का स्टैंड भी बनाया जाएगा। साथ ही यातायात पुलिस ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आचार संहिता के बाद इसे लागू किया जाएगा। और आइए चलते चलते अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज मैरिज एनिवर्सरी है, यानी कि उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। तस्वीर आप देखिए। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बाकायदा यज्ञ किया, हवन पूजन किया, ईश्वर का आशीर्वाद लिया और ये प्रार्थना की कि ये साथ हमेशा बना रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी नजर आ रही हैं, यज्ञ चल रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि आज इनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। हमने सोचा आपको भी ये तस्वीर देखनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए, एक्स पर पोस्ट करते हुए ये तस्वीर साझा की है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने इष्ट देव को याद किया। ये देखिए, वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने पूजा अर्चना की अपनी पत्नी के साथ और पूजा अर्चना करके इष्ट देव से आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें जहां पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ ईश्वर के आशीर्वाद के साथ की है। फिलहाल 15 संभाग 15 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज, क्योंकि यहां खबरें रुकती नहीं है। नमस्कार।